प्रकाश का हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। तो एग्जाम में पक्का ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंटर बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में बहुत साल पूछा गया है। तो इसमें आपको या तो परावर्तन का नियम या तो अपवर्तन का नियम, दोनों में से कोई एक हो आपको सिद्ध करना, और ये 5 नंबर का आपका है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला इसमें क्या दिया है कि हाइगेन्स का, प्रकाश का हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है। तो सिंपल सा आपको इसे बताना है, लिखना है कि हाइगेन्स के प्रकाश तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो तरंग के रूप में गति करता है। इसी रूप में, तरंग के रूप में, जैसे तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल सा बनता है, तो क्या हुआ आपका तरंग हुआ। क्या हुआ? तरंग हुआ। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तरंग के रूप में गति करता है और तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम का तरंग गति नहीं करता। अगर तालाब में पानी ना हो तो गोल गोल सा बनेगा? पत्थर मारने से, पत्थर फेंकने से गोल गोल सा बनेगा? नहीं बनेगा। तो तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जैसे हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो ध्वनि गति कर रहा है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो ध्वनि भी ना तरंग के रूप में गति करता है और तरंग को चलने के लिए चाहिए माध्यम। क्या चाहिए? अगर यहाँ पर से हवा खत्म कर दिया जाए तो हम जितना भी बोलेंगे आपको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम में काम कौन कर रहा है यहाँ पर? हवा का कण कौन कर रहा है? हवा। ध्वनि किस माध्यम में गति कर रहा है? तो हवा में गति कर रहा है। अंतरिक्ष में कितना भी जोर से चलाइएगा, कान के बगल में डीजे भी बजा देगा ना, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां हवा नहीं है, मतलब माध्यम नहीं है, और बिना माध्यम का कोई भी तरंग गति नहीं करता है। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गति करता है और तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो फिर यहाँ साइंटिस्ट लोग सोचने लगा कि अच्छा, तो सूर्य का प्रकाश तो, सूर्य तो अंतरिक्ष में है, सूर्य तो पृथ्वी से बहुत दूर, अंतरिक्ष में बहुत दूर है, अब फिर भी सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के सतह पर आता है। और हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में तो कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं है। जब अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है तब वहां पर से प्रकाश कैसे? वहां पर कौन सा माध्यम है? वहां पर कौन सा माध्यम है अंतरिक्ष में जिससे कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी के सतह पर आ रहा है? तब साइंटिस्ट लोग वहां पर जो है एक काल्पनिक माध्यम ईथर, एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई, और इसी काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रकाश तरंग का गति होता है, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। बस इतना सही लिखना है आपको। इसी को बोलते हैं हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? फिर से एक बार सारांश में कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तरंग के रूप में गति करता है। तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह तक आने के लिए अंतरिक्ष से होकर गुजरना पड़ता है। अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की गई। इसी काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। इसे ही हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइगेन्स का। अब इसके आधार पर आपको परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना है। दोनों में से कोई एक को सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? तो यहाँ पर देख लो। तो पहला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं अपवर्तन का नियम। कौन सा नियम कर रहे हैं? अपवर्तन का नियम सिद्ध कर रहे हैं पहला हम लोग। बहुत बढ़िया। तो पहला हम लोग यहाँ पर जो है अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर रहे हैं। एग्जाम में कोई एक ही आएगा, या तो परावर्तन पूछेगा या तो अपवर्तन पूछेगा। अब देखिए, तो अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर रहे हैं। तो बताइए, अपवर्तन का नियम जो सिद्ध कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़े थे अपवर्तन का कितना नियम? तो 2 गो नियम। अपवर्तन का 2 गो नियम। जैसे परावर्तन का भी 2 गो नियम था। परावर्तन का 2 गो नियम था। कौन कौन सा नियम? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या था परावर्तन का? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन का 2 नियम। वैसे ही अपवर्तन का भी 2 गो नियम है।
पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या था, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब हम लोग को सिद्ध करना है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। अगर बोल दे आपको कि अपवर्तन का नियम सिद्ध कीजिए, मतलब क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। कोई झंझट है, कोई झंझट नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना है। अपवर्तन का नियम यदि सिद्ध करना है तो ये वाला नियम सिद्ध करना है आपको, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखना है हम लोग को। अब देखना है यहाँ पे तरंग मान के कैसे सिद्ध करेंगे, तब यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर रहे हैं। कौन से नियम को, अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन को सिद्ध कर रहे हैं। इसके लिए क्या सिद्ध करना है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। हम लोग मान लिए कि ये आपका कोई सतह है जो दो अलग अलग माध्यम को बांट रहा है। जैसे हम लोग मान लिए ऊपर में हवा है, नीचे पानी, ऊपर हवा है, नीचे हम लोग मान लिए कि ऊपर आपका एयर है, ऊपर हवा है, नीचे क्या है, पानी है, वाटर है। कोई दिक्कत है, हम लोग मान लिए प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है। प्रकाश किधर से जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है। प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, किसके रूप में, तरंग के रूप में। इस रूप में यहाँ पर क्या मानना है, प्रकाश को तरंग मानना है, क्योंकि तरंग सिद्धांत से कर रहे हैं। तो प्रकाश को तरंग मानेंगे। तरंग कैसे होता है, तो गोल गोल बन करके। तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो गोल गोल सा बनता है, तो वही तरंग हुआ। तो यहाँ भी प्रकाश किसके रूप में गति करेगा, तरंग के रूप में। पहले कोई पहला गोला बना, ये दूसरा गोला बना, तीसरा गोला बना, ऐसे बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे गोला बनता है, ऐसे प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है। तो हम लोग जो है ना इतना सा भाग मान लिए, इस तरंग का इतना सा भाग मान लिए, बाकी को मिटा दिए इतना सा। इस वाले तरंग का हम लोग इतना मान लिए, इतना सा भाग मान लिए, बाकी भाग को हम लोग मिटा देंगे, मिटार देंगे, बाकी इधर मिटार दिए। बस इतना सा ही हम लोग तरंग का जो है इतना सा ही भाग लिए, मतलब छोटा सा तरंग या तरंगाग्र बोल सकते हैं, उसका छोटा सा भाग लिए हम लोग। इतना ले लिए, छोटा सा भाग लेंगे तो ये आपको जो है ना, ये आपको सीधा रेखा नजर आएगा। कैसा आएगा, अगर छोटा सा भाग लेंगे, मान लो इतना सा भाग लेंगे तो कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। तो ये हम लोग इतना सा भाग ले लिए, बहुत बढ़िया। ऊपर में क्या है, ऊपर में एयर है, हवा है, नीचे क्या है, पानी है, वाटर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या कितना सा हो गया, तो ये आपका पहला तरंगाग्र, ये कौन सा तरंगाग्र है, पहला तरंगाग्र। इसके बाद फिर ये दूसरा तरंगाग्र बना है, ये हवा में है, ये क्या है, पानी में है। ये जो आपका जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आपतन कोण आई। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण आई। ये प्रकाश हवा से गया है पानी में, हवा से गया है पानी में, तो इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे, आर बोलेंगे। कौन झंझट है, ध्यान से, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग नाम रख दो ए, आई का नाम रख दो सी। मतलब ए सी कोई सतह है जो दो अलग अलग माध्यम को बांट रहा है, ऊपर हवा है, नीचे क्या है, पानी है। अब देखो, अब इसके बाद क्या किए हम लोग, ये सी से लंब डालेंगे, सी से लंब डालेंगे। लंब डालेंगे मतलब कोण कितना बना चाहिए, 90 डिग्री कितना बना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बना दिए, लंब डाल दिए, एक नाम रख दिए बी, का नाम रख दिए। अब फिर क्या किए, ए से लंब डालेंगे, ए से लंब डालेंगे तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। एक नाम रख दिए हम लोग जो है, एक नाम रख दिए डी, नाम रख दो, क्या नाम रखते हैं, डी। बहुत कोई दिक्कत है, इतना हो गया। अब देखो इतनी फिगर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बी से सी तक का दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है, बी से सी तक का दूरी निकालना है। तो हम लोग मान लिए, हम लोग क्या मान लिए कि हवा में प्रकाश का वेग मान लिए v1। क्या मान लिए, हवा में प्रकाश का वेग v1, और पानी में प्रकाश का वेग मान लिए v2। कोई दिक्कत है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो हवा में प्रकाश का वेग मान लिए v1, अब पानी में प्रकाश का वेग मान लिए v2 मान लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर क्या मान लिए कि ए बी क्या है, ये पहला तरंगाग्र है, और ए डी सी डी क्या है, ये दूसरा तरंगाग्र है ना, गोला बन रहा था। अरे ये पहला गोला है ना बना था ए बी, उसके बाद ये दूसरा का गोला बना था सी डी, है ना बना था। तो पहला तरंगाग्र से दूसरा तरंगाग्र को बनने में लगा समय हम लोग मान लिए टी। क्या मान लिए,
टी कि पहला तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र को बनने में लगा समय कितना है, टी है। तो यहां भी मान लीजिए कि कितना समय लगा है, टी समय लगा है। अब जरा बताइए हम लोग को एक फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, बताइए। दूरी बराबर चाल गुना, अरे दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। डिस्टेंस और स्पीड गुना टाइम होता है। अब देखो हम लोग को ये वाला दूरी निकालना है, बी से सी तक का, बी से सी तक का दूरी निकालना है। तो बी से सी तक का दूरी निकालना है तो दूरी और चाल गुना समय। चाल कितना इसमें है, तो v1 है। और समय कितना लगाया, तो t लगाया। तो हम लोग को बी से सी तक का मान निकल गया। बी से सी तक का मान कितना निकला, v1t। कितना निकला रे, v1t। यानी लिख रहा, अरे बी सी का मान कितना निकला, v1t निकला। अब निकालना ए से डी तक का मान निकालना, ए से डी तक का मान। तो वही ए डी, तो वही दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना। तो चाल कितना इसमें है, तो v2। और समय कितना लग रहा, तो वह एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में लगा, इसमें t है, तो v2t हो गया। तो आ गया कि ना यहाँ मान, bc का मान आ गया और ad का मान आ गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इतना समय कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बोल दो। नहीं सर, कोई तरह का दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय कर दिए खाली। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग साइन आई। क्या ले रहे हैं, साइन आई। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और होता है लंब बटे होता है कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो लंब कितना होगा, तो आई के सामने जो भी कोण लेंगे ना उसके सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, तो लंब हो जाएगा बीसी। लंब क्या होगा, बीसी हो जाएगा। कर्ण कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण होगा एसी। कर्ण क्या होगा, एसी। काहे ए बी का नहीं होगा, काहे कि ए बी देखिए 90 बना रहा है, तो ये हो जाएगा आधार। 90 जिसके साथ लंब, जिसके साथ 90 बनाएगा उधर होगा आधार। तो कर्ण हो जाएगा एसी, तो ये एसी हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है बीसी का मान रखिए, बीसी का मान रखिए, या ऐसे कीजिए तो साइन आई का मान कितना आया, तो साइन आई का मान आ गया बीसी बटे एसी। तो बीसी का मान कितना है, निकाले हैं v1t। कितना निकाले हैं, अरे बी से सी का मान कितना निकाले हैं, v1t। तो ये हो गया v1t बटे एसी कर दिए। मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ओकर बाद हम ले रहे हैं त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में अब ले रहे हैं साइन आर। क्या ले रहे हैं हम लोग, साइन आर ले रहे हैं। तो वही साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बताओ लंब कौन सा होगा रे, साइन आर। आर के सामने लंब बोलेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, एडी। लंब क्या होगा, एडी हो जाएगा। और कर्ण कौन सा होगा, फिर से कर्ण हो जाएगा, एसी कर्ण हो जाएगा। तो आप बताओ रे साइन आर का मान कितना आ गया, तो एडी का मान कितना है, ए से डी तक का मान कितना लाए रे, v2t। कितना लाए रे, ए से डी तक का मान v2t लाए थे ना, इतने लाए रे। तो ये हो जाएगा v2t अब बटे एसी को एसी रहने दीजिए। समीकरण नंबर मान लीजिए सेकंड। क्या मान लेंगे, सेकंड। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। बहुत बढ़िया। तो हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं। भाग दीजिए कितना है, साइन आई। तो एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर। यही होगा बराबर क्या हो जाएगा, v1t बटे एसी। v1t बटे एसी। आई बटे में क्या है, v2t बटे कितना, एसी। अब कोई मर रहा है, देख लो यहाँ पे कोई मर रहा है, के मरेगा, तो ऐसे नहीं मारो, पहले बढ़िया से जान लो। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या करेगा, v1t बटे क्या, एसी है। आई पलट जाएगा, नीचे जो बटे पलट जाता है, पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो एसी ऊपर और v2t नीचे। कोई मरेगा, अब मारो यहाँ पे, तो एसी ठंडी मर गया, v2 मर गया। तो बचा कितना रहे, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हुआ, v1 बटे v2। इतना आ गया। लेकिन इतना तो सिद्ध तो हुआ नहीं, प्रूफ हुआ, प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ क्या करना हम लोग को, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटे μ1, ये सिद्ध करना हम लोग को। तो अब क्या करेंगे, v1 का मान अलग से निकालेंगे और फिर v2 का मान अलग से निकालेंगे, इसमें रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। अब क्या करना है इसका आगे, तो v1 का मान अलग से निकालेंगे, v2 का मान निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब देखो v1 का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है,
हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला। अपवर्तनांक बराबर होता है हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग। हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग यह होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग यही होता है। तो उसके लिए यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पे अब देखो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। इतना सा तो हम लोग कर लिए। अब इकरो मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आपका अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक ये पहला माध्यम ले रहे हैं, हवा के लिए। किस ले रहे हैं, ऊपर तो हवा माने थे, तो हवा के लिए ये पहला माध्यम लिख लेंगे। पहला माध्यम, हवा को मान लिए पहला माध्यम। तो पहला माध्यम के लिए अपवर्तनांक कितना माने थे हम लोग, मान लेंगे हवा का अपवर्तनांक जो है μ1 कितना है, और पानी का अपवर्तनांक मान लेंगे μ2 मान लेंगे। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो अपवर्तनांक μ1 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हवा में प्रकाश का वेग मान लिए va का, मान लिए ए से एयर होता है, ए से क्या होता है एयर। तो हवा में प्रकाश का वेग मान लिए va, ए मतलब एयर, v से वेलोसिटी वेग, हम लोग मान लिए हवा में प्रकाश का वेग va मान लिए। अब बटे माध्यम में प्रकाश वेग, तो इस माध्यम में कितना माने है प्रकाश का वेग v1 कितना माने हैं, तो v1 माने हैं। तो यहाँ से आगे की नहीं μ1 बराबर va बटे v1। हम लोग को यहाँ से v1 का मान निकालना, इसका मान निकालना है, v1 का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो इसका आसान तरीका है, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना होता है, कोना कोनी गुना होता है। या सिंपल एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका है कि v1 को यहाँ ले जाओगे तो μ1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कोना कोनी है, अरे कोना कोनी v1 यदि यहाँ भेजोगे तो μ1 यहाँ आ जाएगा। तो ये v1 बराबर क्या हो गया, तो va बटे क्या हो गया μ1, क्या हो गया। अब हम लोग जो है दूसरा माध्यम के लिए, पानी के लिए ले रहे हैं, दूसरा माध्यम के लिए, दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा माध्यम के लिए। तो दूसरा माध्यम के लिए अब देखो, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना माने μ2। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, हम लोग मान लिए va का, मान लिए va। अब बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, तो इस माध्यम में प्रकाश वेग कितना माने हैं v2 कितना माने हैं, इसमें प्रकाश वेग कितना माने थे हम लोग v2 माने थे। तो v2 बटे v2 कर देंगे। अब v2 का मान निकालो, वही कोना कोनी गुना, इसको v2 ऊपर करेंगे तो μ2 नीचे आ जाएगा। तो v2 क्या होगा va बटे μ2, है ना आएगा, अरे आएगा रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण अब ये सिद्ध हो गया हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 में v1 v2 का मान रखने पर बस उसको रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा हम लोग का। तो कर लो यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 में v1 तथा v2 का मान रखने पर, तो मान रखिए। तब समीकरण 3 कितना था, साइन आई बटे कितना है साइन आर, बराबर क्या है, v1 बटे v2, यह ना है। तब यहाँ मान रखेंगे, v1 का मान रखेंगे, रखिए v1 का मान। अब देखिए यहाँ पे ये कितना होगा, साइन आई बटे क्या है साइन आर, यही ना है, बराबर। यहाँ पर क्या है v1, क्या यहाँ पे v1 का मान कितना लाए हम लोग, देखिए यहाँ पे v1 का मान va बटे μ1 इतना नया है। तब v1 की जगह लिखेंगे va बटे μ1। अब बटे में देखिए v2 का मान कितना लाए हम लोग, v2 का मान देखिए यहाँ पे va बटे μ2, आप लिखेंगे va बटे क्या लिखेंगे μ2। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन मरेगा, ठंडी में कौन कौन मरेगा, तो साइन आई बटे क्या है साइन आर, पलटिए तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है va बटे μ1, आई क्या होगा पलट जाएगा, म्यूट जाएगा ऊपर, म्यूट ऊपर चले गया, va कहाँ गया नीचो, वही मरेगा, तब va मर गया। तो ये पर आ गया कितना, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ गया μ2 बटे μ1 आ गया। तो ये हम लोग का फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि नहीं, तो ये फॉर्मूला हम लोग का सिद्ध हो गया। इसी को बोलते हैं अपवर्तन का नियम। कौन सा नियम, अपवर्तन का, ये दूसरा नियम है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो हम लोग तरंग प्रकाशिकी के आधार पर अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर दिए। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है अपवर्तन का नियम तो सिद्ध कर लिए, अपवर्तन का नियम सिद्ध कर लिए। अब हम लोग को जो है परावर्तन के नियम को सिद्ध करना है। हाइगेन्स के
तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध करना है। तो देखिए किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने का बहुत सारा तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम लोग जो आसान लगे, हम लोग को जो आसान तरीका हो, जो जल्दी समझ में आ जाए हम लोग को और आसानी से कर सके, तो वो तरीका हम लोग के लिए बेस्ट होता है। तरीका तो बहुत सारा होता है थ्योरम सिद्ध करने का, अलग अलग किताब में अलग अलग तरीका दिया हुआ है। तो हम लोग को जो आसान तरीका है वो करना है। तो हम लोग को परावर्तन का नियम सिद्ध करना है। तो परावर्तन का नियम सिद्ध करना है तो परावर्तन का क्या हुआ नियम, दो गो नियम। पहला नियम क्या होता है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आई बराबर आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है आई बराबर आर, आई बराबर आर। आई क्या होता है आपतन कोण, आर क्या होता है परावर्तन कोण। तो अगर आपसे पूछ दिया, बोल दिया कि परावर्तन का नियम सिद्ध करना है, मतलब आई बराबर आर को सिद्ध करना है। क्लियर है कैसे सिद्ध करेंगे? तो वहां देखिए आपका एनसीईआरटी किताब में ना एक तो फिगर दिया हुआ है, ये वाला एनसीईआरटी किताब में ये फिगर दिया हुआ है। तो आप लोगों को भी ये फिगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप लोगों को भी बना लेना है। इसमें क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे। इस फिगर का देखिए, हम इस फिगर पे आपको सिद्ध नहीं करवा रहे हैं, इस फिगर पे आपको सिद्ध नहीं करवा रहे हैं। इसके लिए हम अलग जो आपका जो आसान वाला तरीका जो है, जो आसान मेथड है उस तरीका से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको लेकिन ये एग्जाम में फिगर बना देना है, आपको नाम रख दीजिएगा ए बी और सी डी से नाम रख दीजिएगा। एनसीईआरटी किताब में फिगर दिया है तो आपको बना लेना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको। तो फिर हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर एसी कोई सतह है, हम लोग मान लिए, ठीक ना। मान लिए प्रकाश आ रहा है किसके रूप में, तरंग के रूप में, इस रूप में आ रहा है, तरंग के रूप में आ रहा है। तो हम लोग ये पहला ये गोला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, इसी तरंग के रूप में आएगा। ऐसे ना आएगा प्रकाश, प्रकाश किसके रूप में आ रहा है, तरंग के रूप में आ रहा है, तरंग के रूप में आ रहा है प्रकाश। तो इसको हटा दिए हम लोग इस प्रकाश का इतना सा भाग मान लिए, इतना सा भाग मान लिए, इसका नीचे वाला थोड़ा सा भाग मान लिए हम लोग, इतना मान लिए। देखिए परावर्तन में क्या होता है कि माध्यम नहीं बदलता है, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, अपवर्तन में माध्यम बदलता है। कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, अपवर्तन में माध्यम बदलता है, परावर्तन माध्यम नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कितना सा ले लिए, इस बिंदु का नाम रख दिए ए रख दिए और यहाँ पर सी रख दिए। और हम लोग मान लें कि दोनों का माध्यम क्या है, सेम है, ऊपर का भी जो माध्यम वही माध्यम नीचे का भी है। तो इसको हम लोग मान लिए आपतन कोण आई मान लिए, इसको अपवर्तन कोण आर मान लिए। ये शॉर्टकट तरीका है जो कि आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा और एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सी से लंब डालेंगे, सी से लंब डाल दिए। लंब मतलब कोण का मान आपका 90 डिग्री, इसको बोल दिए हम लोग जो है बी मान लिए। अब फिर यहाँ से लंब डालेंगे, ए से लंब डाल दिए, लंब मतलब कोण का मान 90 डिग्री, इसको बोल दिए हम लोग डी मान लिए। क्या मान लिए, डी। यहाँ पर देखिए अपवर्तन वाला में क्या थी, कहते ना कि ऊपर नीचे अलग अलग माध्यम मान लिए थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग माध्यम नहीं मानेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे एक ही माध्यम है, तीसरे प्रकाश का वेग v1 मान लिए और अपवर्तनांक μ1 मान लिए। इसमें भी हम लोग प्रकाश का वेग v1 मान लिए, अपवर्तनांक कितना मान लिए, μ1 मान लिए। कोई दिक्कत है? जब माध्यम सेम है, परावर्तन में माध्यम तो नहीं बदलता है, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता। परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश जब किसी चमकीले चमकदार सतह पे पड़ती है और पड़ के टकरा के फिर लौट जाती है, किसी को परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर माध्यम नहीं बदलता, यहाँ भी माध्यम सेम रखे हैं। अब फिर क्या बोल दी कि एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र को बनने में लगा समय टी है, कितना है, टी है। तो यहाँ हम लोग मान लिए, यहाँ भी टी मान लिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को निकालना है बी से सी तक का दूरी। क्या निकालना है, बी से सी तक का दूरी निकालना है, बी से सी तक का जो है दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना, अरे दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी निकालना हम लोग को, बी से सी तक का दूरी निकालना है। तो बी सी बराबर क्या होगा, चाल कितना मान है v1 और समय कितना है t है। तो BC का मान निकल गया, BC का मान निकल गया कितना, v1 t निकल गया। अब निकालना है AD का मान, कितना निकालना है, AD का मान। तो ये AD बराबर वही दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना है v1, समय कितना है तो t है। तो A से D तक निकल गया कितना, v1 t निकल गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग जो है ये जो I है यहाँ पर लेंगे साइन आई, क्या लेंगे यहाँ पे, साइन आई लेंगे। तो साइन आई लेंगे, बहुत बढ़िया। इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, साइन आई ले रहे हैं, साइन आई ले रहे हैं। तो साइन आई और क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, बहुत बढ़िया। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आपका, ये लंब हो गया BC, लंब हो गया BC और कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण आपका जो है कर्ण हो गया AC हो गया कर्ण, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए साइन आई
बराबर कितना आ गया BC। BC का मान लिखिए कितना है V1T, कितना है V1T बटे AC। समीकरण नंबर मान लिए फर्स्ट। अब हम लोग निकालना है साइन आर का मान। इसी तरह निकालेंगे साइन आर वही लंब बटे कर्ण, तो साइन आर लंब कौन सा हो जाएगा AD, लंब कौन सा हो जाएगा लंब हो जाएगा AD, या कर्ण कौन सा होगा तो कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो गया AC। बहुत बढ़िया, शॉर्ट में हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर AD का मान कितना है, AD का मान V1T, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से साइन आर, ये देखो AD का मान कितना है तो V1T है, V1T है बटे AC। बहुत बढ़िया, समीकरण नंबर मान लिए सेकेंड। फिर वह काम कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपवर्तन में किए थे, सेम वैसे ही समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तब यहाँ पर कितना होगा तो साइन आई, LHS को LHS से RHS को RHS, साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर। आइए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये कितना है V1T बटे क्या AC, बटे में क्या है V1T बटे में क्या AC। यहाँ पर देखिए दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो पूरा का पूरा मर जाएगा। तब यहाँ पर कितना हुआ साइन आई बटे कितना साइन आर, बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कट गया तो 1 बचेगा। मतलब इसको उधर भेज सकते हैं, साइन आर इधर भाग में उधर भेजेंगे तो क्या होगा पुनः हो जाएगा, तो साइन आई बराबर क्या होगा साइन आर आएगा। लेकिन हमको तो सिद्ध करना है आई बराबर आर करना है, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है साइन आई बराबर साइन आर कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगा देंगे कि आई और आर का मान बहुत ही छोटा है, आई और आर का मान बहुत ही छोटा दे देंगे। आई तथा आर का मान बहुत ही छोटा है। जब बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा है, जब बहुत ही छोटा रहेगा तो साइन आई को आई बोल सकते हैं और साइन आर को आर बोल सकते हैं। तो साइन आई की जब क्या लिखेंगे आई लिख देंगे, और साइन आर की जब क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया। यही ना परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यही आपका नियम है परावर्तन का नियम। तो सिद्ध हो गया। ये एकदम आसान तरीका है सिद्ध करने का, एकदम सिंपल, जिस तरह था अपवर्तन का वैसे ही परावर्तन का है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो